आज हम बात करेंगे डिटेल में हेयर फॉल, उसके रीजंस क्या क्या हैं, इसमें क्लिनिकल प्रोसेस क्या होता है और नेचुरल हेयर फॉल क्या होता है, और ये डिफरेंट कैसे हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकल प्रोसेस से कि आप किसी हेयर लॉस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हेयर फॉल नेचुरल होता है, लेकिन हम वरीड हो जाते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेयर लॉस हमारा पर डे कितना होना चाहिए। जब हम मोस्टली मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में या फिर शावर लेते हैं या फिर मॉर्निंग में उठते हैं, तब देखते हैं कि पिलो पे हमको बहुत सारा हेयर दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रेस, हमको एकदम से स्ट्रेस आ जाता है कि लाइक इतना सारा हेयर फॉल है। लेकिन अराउंड 50 to 100 जो हेयर है वो मतलब एक नॉर्मल अमाउंट है जो हर पर्सन का हेयर लॉस नॉर्मली होता ही है, लेकिन इसको हम हेयर फॉल में कंसिडर नहीं कर सकते। हमको कंसिडर कब करना है हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में, हेयर लॉस। हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हेयर ग्रोथ साइकिल के 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उसमें जब लास्ट स्टेज में हमारा हेयर जाता है तो उसमें नॉर्मली हेयर श्रेड होता है और उसकी जगह पे नया हेयर आता है। तो श्रेडिंग एक नॉर्मल हेयर साइकिल का एक पार्ट है जिसमें नॉर्मली 15 to 100 हेयर पर डे आपका हेयर लॉस होता ही है। अब ये पोटेंशियल हेयर लॉस है या फिर हेयर लॉस मतलब लाइक क्लिनिकल प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर ग्रोथ साइकिल में बेसिकली 3 फेजेस होते हैं: एनाजन, कैटेजन एंड टेलोजन। एनाजन फेज क्या होता है? आपका जो ह्यूमन स्कैल्प है, जो हमारा ये जो स्कैल्प वाला पोर्शन है, इसमें अराउंड 1 लाख टू 1,50,000 हेयर फॉलिकल होते हैं। और ये जो है फॉलिकल्स ये 3 फेज से गुजरते हैं: एनाजन फेज, कैटेजन फेज एंड टेलोजन फेज। इसमें जो सबसे फर्स्ट फेज होता है एनाजन फेज, ये ग्रोथ फेज हम इसको बोलते हैं। इसका जो अप्रॉक्स ड्यूरेशन है वो है 2 to 6 ईयर। ये सबसे ज़्यादा लंबा फेज होता है। इसमें आपका बाल उगेगा, वो पूरा ग्रो करेगा और इसमें एक्टिव ब्लड सप्लाई इसको रहता है, पूरा न्यूट्रिशन इसको मिलता है, और इसमें आपका जो भी लेंथ बढ़ता है आपके हेयर का वो इसी फेज में बढ़ता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये एक्टिव ग्रोथ फेज है जो कि बहुत 2 से 6 साल तक रहता है मैक्सिमम। एंड इस टाइम पे आपका हेयर कम्प्लीटली ग्रो करता है और नए हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। उसमें नया हेयर ग्रो मतलब लाइक जितने भी फॉलिकल्स हैं उनमें न्यू ग्रोथ आपका आएगा। लेकिन बहुत से रीजन हैं जो आपके इस साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। उसका आपका जो 2 से 6 साल में आपका ग्रोथ होना चाहिए, वो 2 से 6 साल के पहले ही आपका जो हेयर है उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो पहले ही आपका हेयर शेड हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। एनाजन फेज है, ये आपका हेयर फॉलिकल है, इसको पूरा ये ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, तो आपका जो फॉलिकल है वो हेल्दी हेयर फॉलिकल है और इससे आपका हेयर ये है आपका स्कैल्प और उससे ये हेयर बाहर आ रहा है। तो ये है हमारा ग्रोथ फेज है, एनाजन फेज। इसका जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 2 to 6 ईयर है। इसी में हमारा अगर ये आपका जो एनाजन फेज का नॉर्मल है तो आपका जो वॉल्यूम है, हेयर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट फेज होता है, सेकेंड फेज है, वो है कैटेजन फेज। ये अराउंड इसका ड्यूरेशन होता है आपका 2 to 3 वीक का। ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें कि 2 to 6 वीक के लिए रहता है। इसमें जो है आपका हेयर फॉलिकल यहाँ से डिटैच होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो इसको बंद हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये डिटैच हो गया है और आपका हेयर फॉलिकल जो है ये श्रिंक होना यानी सिकुड़ना शुरू कर देता है। आई थिंक आपको ये जो है पिक्चर क्लियरली विजिबल होगा। इसमें आपको ये ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं और यहाँ से डिटैच हो गए, इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया है और आपका जो है फॉलिकल है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। इस फेज में क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है, जो एक्टिव ग्रोथ फेज था, वो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और आपका ये जो हेयर है यहाँ से डिटैच होना शुरू हो जाएगा हेयर रूट से। थर्ड फेज है टेलोजन फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें जो है आपका बाल श्रेड होना शुरू हो जाएगा, जो ओल्ड हेयर है वो श्रेड होगा और जो आपका फॉलिकल है वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। ये अराउंड 2 to 3 मंथ्स का ये फेज होता है, इसका ड्यूरेशन होता है और इसमें कोई भी नया हेयर ग्रोथ आपका नहीं होगा। इसमें इनएक्टिव फेज है, रेस्टिंग फेज, जिसमें आपका फॉलिकल डोमेंट स्टेट में चला जाता है, एक्टिव नहीं रहता है और इसमें कोई भी नया हेयर ग्रोथ नहीं होता है। अगर आपके सारे हेयर फॉलिकल इस फेज में चले गए टेलोजन फेज में,
तो आपका थिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बाल्डनेस आना आपको स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा गैप आपको हेयर में दिखेगा। तो हमारा जो है हेयर ग्रोथ का साइकिल अगर मेंटेन रहता है तो हमारा वॉल्यूम जो है हेयर का वो नॉर्मली बना रहेगा। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टीलोजन फेज के बारे में, एक रेस्टिंग फेज है और ये अराउंड 2 to 3 मंथ्स के लिए रहता है। इसमें जो हेयर फॉलिकल आपका रेस्टिंग फेज में रहता है और जो जितना ओल्ड हेयर है, जो ओल्ड स्ट्रैंड जो हेयर है वो आपके झड़ते हैं। जो बाल निकल रहा है आपके, जो बॉल नॉर्मली मैंने बताया कि 15 to 100 हेयर फॉल आपका डेली का होना चाहिए, तो इस फेज में आपका हेयर आपके रूट से डिटैच होके निकलता है। अब हम बात करेंगे कि कितना हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर लॉस हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो अराउंड 15 to 100 हेयर अगर आपके देख सकते हैं, इसमें फिगर में आपको दिख रहा है अराउंड 50 to 100, इसके बीच में अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो वो नॉर्मल कंसिडर करेंगे उसको। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक एज, जेंडर, अगर मेल है फीमेल है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है। जेनेटिक्स का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। हेरिडिटरी फैक्टर है जो हमारे हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं। हमारा हेल्थ कंडीशन कैसा है, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी है जिसमें हेयर फॉल आपका बढ़ जाता है, तो उन हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो नॉर्मल अमाउंट है आपका हेयर का, वो पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, बट फिर भी एक कंसिडर अगर हम करें तो 50 to 100 के बीच में अगर आपका बाल जा रहा है पर डे, लॉस हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। और जैसे मैंने बताया आपको, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग हेयर फॉल का जो है रेशो डिफरेंट रहेगा। सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है तो उनमें जो हेयर फॉल का रेशो है वो अलग अलग रहेगा। जेनेटिक्स में अगर आपको हेरिडिटरी लाइक हिस्ट्री है पैरेंटल साइड या मैटरनल साइड, तो आपको उसमें भी हेयर फॉल का रेशो डिफरेंट रहेगा। और हमारा जो डाइट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर ग्रोथ में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे। अगर हम एज की बात करें तो जब हम यंगस्टर होते हैं तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा रहता है हेयर वॉल्यूम। लेकिन जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे हेयर फॉलिकल रेस्टिंग फेज में जाने लगते हैं और हमारा जो हेयर वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे बाल जो है वो थिनर होने लगते हैं, उनका डायमीटर कम होने लगेगा। फ्रेजाइल यानी मीन्स ब्रेकेबल, ये जल्दी से झड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। ठीक है, तो एजिंग के साथ थिनिंग होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन यंग एज में आपका बाल का वॉल्यूम कम हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, हेयरलाइन रिसीड हो रहा है, तो उसको हमको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेक्स की बात करें तो मेन एंड वुमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखा जाता है हेयर लॉस का। मोस्टली जो है मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस डिफरेंट रहता है। उसमें जैसे रहता है कि फ्रंटल साइड से आपको स्टार्ट होता है हेयर लॉस, धीरे धीरे ये फ्रंटल जो कॉर्नर्स है वो अंदर की तरफ जाएंगे। देन पैराइटल एरिया जो रहता है सेंटर वाला पोर्शन, वहाँ पे आपका थिनिंग स्टार्ट होगा। उसको मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस बोलते हैं। उसमें डिफरेंट स्टेजेस होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसके स्टेजेस के बारे में, बट स्टिल मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जैसे मैंने बताया आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पहले कॉर्नर से यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल है आपको फर्स्ट स्टेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद जो सेंट्रल एरिया है यहाँ पे आपका थिनिंग स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में वो एक बाल्ड पैच की तरह, जब थर्ड स्टेज में जाते हैं तो एक क्लियर कट पैच आपको सेंटर में दिखना हो जाता है। और इसको जो इफेक्ट करता है, अगर आपका पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड, यानी अगर आपके मदर की साइड में भी हेयर लॉस या बाल्डनेस का हिस्ट्री है या फिर आपके फादर के साइड में हिस्ट्री चला आ रहा है, लाइक जनरेशन टू जनरेशन अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उनके दादा में थे फिर आपके फादर में हेयर लॉस का प्रॉब्लम था, तो आप में भी आने के चांसेस रहते हैं। इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड इसमें कैसे आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपने प्रॉपर हेयर केयर पर ध्यान नहीं दिया तो आपका थिनिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है। फिर उसको लेटर ऑन लाइक आपके पास ट्रांसप्लांटेशन ऑनली ऑप्शन रह जाता है। तो अगर आपका हेयर फॉल जस्ट स्टार्ट हो गया है, हेयरलाइन रिसीड हो रहा है, हेयरलाइन पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको उसको टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वुमेन्स में कैसे दिखता है, हेयर लॉस होगा तो एकदम से ऐसे पैचेस नहीं आते हैं। वुमेन्स में क्या होगा, थिनिंग होगा, यानी हेयर पतले, वॉल्यूम कम होगा, जो दो हेयर फॉलिकल के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ेगा, यानी बाल एकदम से पतले हो जाएंगे। बट जैसे मेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल ये हेयरलाइन पीछे की तरफ जाने लगता है, इस तरीके का पैटर्न फीमेल्स में नहीं होता है। उसमें ओवरऑल थिनिंग आपको दिखेगा। और वुमेन्स में मोस्टली आपको हेयर लॉस स्किन कंडीशंस में दिखता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है। मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद जब फीडिंग स्टेज होता है उस टाइम पे हेयर लॉस फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। मीनोपॉज जब आपका मेंसेस बंद हो जाते हैं उस टाइम पे भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इस टाइम आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेयर केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप ये सारा रूटीन रेगुलरली फॉलो करते हैं, डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस डाइट है आपका, प्रोटीन रिच डाइट है, तो आप इस हेयर फॉल को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हेयर लॉस में। लाइक अगर आपकी फैमिली में, मैंने बताया कि परमानेंटली आपका लाइक हेयर लॉस जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं हेयर लॉस के लिए, आपको सिमिलर इशू आ सकते हैं। तो आपको टाइम, जैसे आपका आपका जस्ट यंगस्टर एज में अगर आपको दिख रहा है कि अभी हेयर लाइन पीछे जा रहा है या हेयर थिनिंग शुरू हो गया है, उसी टाइम पे आपको प्रॉपर हेयर केयर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने इसको प्रॉपर टाइम पे ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आपको बाल्डनेस हो सकता है और फिर उसके बाद में आपके पास ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन रहता है। ओवरऑल हेल्थ कैसा है, ये इस पे भी हेल्थ डिपेंड करता है। कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है और कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें तो जैसे थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, मीन्स जिसमें T3, T4 एंड TSH के लेवल कम ज़्यादा होते हैं, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। तो अगर ये डिजीज़ आपको ऑलरेडी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है। इसमें आप इंटरनली एक्सटर्नली कितना ही अप्लाई करेंगे, आप कोई भी ऑयल अप्लाई करेंगे या कोई भी लोशन अप्लाई करेंगे, उससे आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको थायराइड को क्योर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका हेयर फॉल इसमें कंट्रोल होने वाला है। नेक्स्ट है, अगर हम डेफिशिएंसीज की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। अगर आप एनीमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली फीमेल्स में। एक बहुत मेन रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी हेयर लॉस के लिए। उसके अलावा अगर मेडिकेशंस की बात करें तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो होती है, कैंसर ड्रग्स, उसकी वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। देन बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम हेयर लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को मैनेज करते हैं, आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, थायराइड पे वर्क करते हैं, अगर थायराइड है तो हम उसका प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपर मैनेज किया तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो जाएगा। अभी हेयर फॉल नॉर्मल है या फिर ये कुछ प्रॉब्लम है, क्लिनिकल है, मीन्स कि आपको कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमको कब ध्यान देना है कि अभी हमको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो हेयर फॉल है वो नॉर्मल है या फिर ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अगर आप देखते हैं कि सडनली, जैसे पहले बहुत मतलब एक नॉर्मल हेयर लॉस हो रहा था, 50 से 100 बाल जाते हैं, नॉर्मली हर किसी के जाते हैं, लेकिन सडनली आपका एकदम से हेयर लॉस बढ़ गया, बंचेस में आपके हेयर आपको दिखने लगे, तब आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, आपको लाइक क्यों हेयर फॉल इतना सडनली हो रहा है, उस बात को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसल्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड टेस्ट आपको करवाना होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने होते हैं, सर्टेन हार्मोनल लेवल्स के टेस्ट करवाने होते हैं, तो आप रूल आउट कर सकते हैं कि किस वजह से हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इतना जो हेयर लॉस सडनली स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी साइंस देती है, जब हमारे अंदर कुछ तो भी एबनॉर्मल चल रहा होता है, तो वो बॉडी साइंस देती है कि भाई ये रीज़न है, तो आपको उसके एक्सटर्नल साइंस बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएंगे, आपका वेट लॉस होगा, आपका हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट साइंस आपको बॉडी देती है कि इन शरीर के अंदर तो भी गड़बड़ चल रहा है। अभी अगर 50 से 50 टू 100 हेयर से ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है, लाइक बंचेस में हेयर फॉल हो रहा है, तब आपको इसको लाइक सीरियसली लेना है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा, जैसे थिनिंग, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक क्लियर कट बाल्ड पेच आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा थिनिंग, बहुत ज़्यादा गैप ये दिख रहा है, तो ये कंडीशन विजिबल है। इसमें आपको एकदम टाइम पे आपको इसको ट्रीट करना है, हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अदरवाइज ये स्प्रेड हुआ तो फिर मैनेज करना, कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा पैच भी स्टार्ट हो गया, आप इंस्टेंटली उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, और हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है जिसके बारे में हम एट द एंड ट्रीटमेंट पार्ट में बात करेंगे कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, लाइक
जैसे अगर इसमें सिंगल पैच है तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। अगर ऐसे मल्टीपल पेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे बाल्ड पेज, बहुत सारे छोटे स्मूथ राउंड सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, तो उसको एलोपेशिया मल्टीलोक्युलरिस बोलते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपका जितने भी ऑल ओवर बॉडी में बाल हैं, लाइक स्कैल्प पे हैं, आईब्रोज एरिया में बाल हैं, या बॉडी में जहाँ पे भी बाल है, हैंड्स में आपके बाल है, वो सारे बाल निकल जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, जिसमें आपका कहीं पे भी जो बॉडी के लाइक आपका आईब्रोज चला जाएगा। तो ये काफ़ी सीवियर केसेस होते हैं और इसमें रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये कंडीशंस ना आए, इस बिगिनिंग में ही अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आप अपना हेयर फॉल ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब ये कंडीशंस आती कैसे, इसमें क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम्स है, जो हमारा मतलब डिफेंस सिस्टम है, जो हमको डिसीज से बचाता है, कोई भी डिसीज जब हमको आती है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो हमको मतलब लाइक डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन इन कंडीशंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक बाल पैच दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो आपके हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को ही इफेक्ट करने लगता है, उनको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है, आपको फीवर आया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके बाद ये कंडीशन आपको आ सकती है। बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक इलनेस है या आपका इम्यूनिटी बहुत वीक है, ये सारी, या फिर स्ट्रेस है, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये एलोपेशिया का कंडीशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा है आपको कब ध्यान देना है। एक तो सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बंचेस में आपको दिख रहा है हेयर लॉस, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मोर देन 100 आपको हेयर दिख रहे हैं सडनली। उसके अलावा आपको एक पैच सडनली दिखना शुरू हुआ, एकदम डिफरेंट दिख रहा है कि बहुत क्लियर कट पैच विजिबल है, तब आपको ध्यान देना है कि ये हेयर लॉस सिग्निफिकेंट है और ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपको हेयर फॉल के साथ यहाँ पे दिख रहा होगा रेडनेस दिख रहा है, ईचिंग यानी खुजली हो रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा ईचिंग खुजली हो रही है, लाल लाल पैचेस आ गए हैं, तो ये कंडीशंस लाइक एक्जिमा हो सकता है, रिंगवर्म इन्फेक्शन हो सकता है, स्कैल्प में सोरियासिस हो सकता है, सोरियासिस में आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। उसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैसिव हेयर लॉस होता है। तो ये सारे स्कैल्प कंडीशंस हैं, तो उसमें स्कैल्प टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से लाइक क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है और इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रेडनेस है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, उसके साथ में ईचिंग के साथ हेयर फॉल हो रहा है, कुछ रैसेस आपको दिख रहे हैं, बॉयल्स यानी हेयर रूट्स में कुछ आपको छोटे छोटे बॉयल्स या दाने दिख रहे हैं, तो इस एक्जिमा हो सकता है, रिंगवर्म हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये सब स्कैल्प की डिजीजेस हैं जिसमें मैसिव हेयर लॉस आपको दिखता है। हेयर लॉस डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ ट्रिगर इवेंट्स होते हैं लाइफ में, कुछ सडन चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से एक जनरल कॉमन हेयर लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं टिलोजन इफ्लुएवम। तो ये एक नॉर्मल हेयर लॉस है, लाइक जैसे मैंने बताया कि किसी डिसीज कंडीशन है, एलोपेशिया एरियाटा में बताया कि आपका इम्यून सिस्टम है जो हेयर फॉलिकल पर अटैक करता है, लेकिन इसमें आपको ऐसे कुछ सिंगल पैच नहीं दिखेगा, इसमें आपको थिनिंग दिखेगा। ऑल ओवर हेयर आपका जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, ऐसा सिंगल एक राउंड सर्कल में पैच वगैरह नहीं दिखेगा, ओवरऑल आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, हेयर थिनिंग इसमें आपको दिखेगा। इसमें रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एक जो आपका जैसे कि कुछ सडन कार एक्सीडेंट हुआ, ट्रामा हुआ, कुछ इंजरी हुई, आपका कोई मेजर सर्जरी हुआ है, मेजर सर्जरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस दिख सकता है, हेयर वॉल्यूम आपका सडनली कम हो सकता है। मेजर लाइफ चेंज हुआ है, लाइक आपने कोई प्लेस शिफ्ट किया है, एक नई जगह में आपने कोई लोकेशन आपका चेंज हुआ है। उसके अलावा आपको स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जॉब में वर्क स्पेस में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर फैमिली में स्ट्रेस किसी वजह से बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका हेयर लॉस सडनली बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी हेयर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपका जो डाइट है उसमें सारे विटामिन होने चाहिए, लाइक ए सी डी ई एंड बायोटीन। बायोटीन जो है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आयरन है, जिंक है, प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में नेचुरली होनी चाहिए।
आपको पता है कि आपका जो हेयर सिंथेसिस है 99% प्रोटीन से होता है, तो आपकी जो डाइट है प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन हमको मिलता है एग से, मिलता है मिल्क से मिलता है। अगर आप डेली डाइट में मिल्क ऐड कर रहे हैं, उसके साथ कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं। और नेचुरल वे में भी प्रोटीन आप लाइक आलमंड्स हैं, आलमंड्स भिगो करके खा सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी है तो आप पालक ऐड कर सकते हैं डेली डाइट में। जैगरी गुड़ आप ऐड कर सकते हैं। पीनट्स आप सोक होल नाइट वाटर में सोक करके मॉर्निंग में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करके हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड चीज़ है, आपको जो है हेयर को बहुत ही जेंटली हैंडल करना है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा आयरनिंग वालों पे यूज़ नहीं करना है, ब्लो ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बार बार बहुत ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करना है, ब्रश बहुत ज़्यादा दिन में बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल लाइक टाइट पोनीटेल या टाइट बन आपको नहीं, ये वाले हेयर स्टाइल आपको अवॉइड करना है। इस तरीके से आप अगर आप प्रॉपरली सॉफ्टली हैंडल करते हैं हेयर को, तो आपका हेयर फॉल आपको कंट्रोल हो जाएगा, मतलब काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे आप टाइट अगर बन कर रहे हैं या टाइट पोनीटेल कर रहे हैं, तो जो आपके रूट्स है उस पर स्ट्रेस पड़ता है और आपको लाइक हेयर शेडिंग आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आयरनिंग करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो रफ हो जाएंगे, स्प्लिटेंस बहुत ज़्यादा आता है। और बालों का लश्यर लाइक लश्यरलेस कैसे रूखे बेजान से बाल हो जाते हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली आयरनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी आप जो हैबिट्स हैं इनको चेंज करके एक हेल्दी हेयर आपका मेंटेन कर सकते हैं। डाइट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट, आपको कोई भी केमिकल बेस्ड लाइक हेयर कलर मार्केट्स में बहुत सारे अवेलेबल हैं। हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, नए नए कलर्स ट्राई करते हैं, मार्केट में बहुत सारे कलर्स हैं और यंगस्टर्स स्पेशली ट्राई करते हैं डिफरेंट कलर्स। तो ये बहुत ज़्यादा हाई केमिकल्स कलर होते हैं। जब हम करवाते हैं तो एक लुक के लिए करवाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन उसमें बाल आपके बर्न हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आपने हेयर स्पा नहीं करवाया या उसको मेंटेन नहीं किया, तो आपके बाल काफ़ी रफ एंड लाइक टेंगल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंगल्ड उलझते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपका बढ़ जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और हाई हाई हीट स्टाइलिंग टूल्स आपको अवॉइड करने हैं, जैसे मैंने लास्ट पिक्चर में बताया था। स्ट्रेटनर आपको अवॉइड करना है, ब्लो ड्रायर आपको अवॉइड करना है। ये क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर या फिर आयरनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका जो है हेयर शैफ्ट है ये डैमेज हो जाता है और आपका जो है बाल रफ भी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप डेली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन आप फॉलो कर सकते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और स्ट्रेस रिलीज़ रहेगा। आपका स्लीप क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आपका हेयर ग्रोथ साइकिल मेंटेन रहेगा, आपका हेयर वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करना है और एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना है। ये दोनों चीज़ें ही हेयर फॉल को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। नेक्स्ट है रेगुलर स्कैल्प मसाज। रेगुलर स्कैल्प मसाज बहुत ज़रूरी है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो आपका रूट में जो आपके हेयर को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मिलता है। अगर आप रेगुलर मसाज करेंगे तो इस रेगुलर मसाज से हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसका जो ग्रोथ फेज है वो एक्टिव ग्रोथ फेज में रहेगा और पहले ही प्रीमेच्योरली वो एनाजन कैटाजन फेज में नहीं जाएगा, तो आपका हेयर वॉल्यूम उससे मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा माइल्ड हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। आपको सल्फेट फ्री, हम देखते हैं ना, मतलब रेकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजी में सल्फेट फ्री हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। ये बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है। स्ट्रिपिंग और जो आपका जो स्कैल्प में जितना नेचुरल ऑयल है उसको बाहर निकाल देते हैं और आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर स्कैल्प में एक्जिमा है, रिंगवर्म इन्फेक्शन है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। ये कंडीशंस अगर क्योर नहीं हुआ तो हेयर लॉस आपका कंट्रोल होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपका एक्जिमा और रिंगवर्म इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। एंटीबायोटिक के साथ में कुछ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और वो शैम्पूज आपको हम एट द एंड ऑफ सेशन बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हम हेयर केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आपका स्लीपिंग पैटर्न्स होना चाहिए एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स स्लीप, आपका साउंड स्लीप होना चाहिए। स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए।
अगर आपका स्लीप प्रॉपर रहेगा तो आपका हेयर का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेयर वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास धन्वंतरी हेल्थ केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हेयर केयर रूटीन में हम ऐड करके एक हेल्दी हेयर वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिक हेयर ऑयल की। क्लासिक हेयर ऑयल हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हेयर वॉल्यूम को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। ये कैसे काम करता है? आपको डैंड्रफ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का लेयर बन जाता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये जो ऑयल है आपको डैंड्रफ से फाइट करने में हेल्प करेगा। आपका जो ड्राई स्कैल्प है उसको मॉइस्ट करेगा, तो आपका जो है हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और वॉल्यूम अच्छा खासा बना रहेगा। उसके अलावा हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, और हेयर फॉल कंट्रोल रहेगा तो बाल्डनेस मीन्स गंजापन आपको नहीं आएगा। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा सा आपका हेयर ग्रोथ बना रहेगा। ग्रोथ फेज जो है वो आपका, जो उसका नॉर्मल फेज होता है 2 to 6 ईयर, वो आपका मेंटेन रहेगा और आप एक अच्छा वॉल्यूम गेन कर सकते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग मीन्स बाल वक्त से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर जिनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक आजकल देखा गया है कि यंगस्टर्स में, इवन स्कूल गोइंग एज में भी मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट एज में भी बच्चे आते हैं कि लाइक जिनका बहुत ज़्यादा वाइटनिंग का इशू रहता है। तो एक न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट जो मैंने बताया, उसके साथ इनटेक के लिए प्रोटीन रिच डाइट, बैलेंस डाइट आप फोकस कीजिए। अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं लाइक एनीमिया, लाइक आपका आयरन डेफिशिएंसी है, तो उस पर हम कुछ सप्लीमेंट्स दे करके, और साथ में अगर एक्सटर्नली हम ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर स्कैल्प इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बना हुआ है, हम एक्सटर्नली कुछ भी लगाएंगे हमको 100% रिजल्ट मिलने वाले नहीं हैं। तो इन्फेक्शंस को रूल आउट करना, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये जो हेयर ऑयल है वो हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लश्चरलेस है, जिसको बोलते हैं रूखे और बेजान बाल है, बहुत ज़्यादा टेंगल्ड, यानी उलझ जाते हैं ईजीली। और उलझते क्यों हैं? जैसे मैंने बताया था कि हेयर शेप डैमेज हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा आप आयरनिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हेयर शेप डैमेज हो जाता है और बाल ईजिली टेंगल्ड यानी उलझने लगते हैं। तो ये जो ऑयल है अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उनको एक सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करेगा और आपके जो बाल हैं वो स्मूथ, सिल्की और शाइनी रहेंगे। हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी अगर आप जो हेयर फॉलिकल है वो रेस्टिंग फेज में चला गया है और आप इस ऑयल से रेगुलरली मसाज कर रहे हैं, तो जो आपके फॉलिकल डैमेज हो गए हैं या रेस्टिंग फेज में चले गए हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, उससे नया हेयर ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ये जो हेयर ऑयल है उसको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से न्यू हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। उसके अलावा स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हेयर ग्रोथ आपका अच्छा बना रहेगा। ड्राइनेस को कम करेगा, स्कैल्प के ईचिंग, अगर ईचिंग का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, उसको कवर अप करने में हेल्प करेगा। एलोपेशिया यानी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस आपका है, थिनिंग हो गया है, तो न्यू हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करेगा। उसके अलावा आपका जो है प्री मैच्योर ग्रेइंग, मैंने बताया कि सफ़ेद हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल करेगा और आपको एक थिन लॉन्ग लस्चरलेस हेयर गेन करने में ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हेडेक है, स्ट्रेस है, उसको रिलीव करने में अगर आप अच्छे से डीप मसाज करते हैं इसको, तो स्ट्रेस एंड टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। स्लीप पैटर्न, आपको नींद अच्छा आएगा, और स्लीप मैंने बताया था कि 8 to 9 आवर्स का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक अच्छी मसाज से आप स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं, टेंशन फ्री फील कर सकते हैं और नींद आपका अच्छा आएगा, तो आपका जो है हेल्दी हेयर आपका मेंटेन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है? अराउंड 3 to 6 ml जो है इसका आपको क्वांटिटी लेना है हेयर का, और फिंगर टिप से इसको मतलब एक धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा रफली मसाज नहीं करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। और इसको 6 से 8 घंटे के लिए आप या फिर पूरा रात लगा के रखिए। मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर से हल्के कुनकुने पानी से वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के लिए हमको शैम्पू भी यूज़ करना है इसी के साथ में कॉम्बिनेशन में क्लासिक हेयर शैम्पू आता है, तो आप इसको मॉर्निंग में फिर शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अब ये शैम्पू कैसे बेनिफिशियल है इसके बारे में बात करेंगे। डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके अलावा बालों को रफ नहीं करता, इससे वॉश के बाद आपके बाल जो है सॉफ्ट, शाइनी रहेंगे और मैनेजेबल रहेंगे। हमने देखा मार्केट में बहुत सारे शैम्पू रहते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड रहते हैं, और उसके बाद में जैसे कुछ टाइम के लिए बाल बहुत स्मूथ एंड सिल्की लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बाल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं।
तो लेकिन इस शैम्पू को अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो बाल हैं वो स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी रहेंगे, मैनेजेबल रहेंगे, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें एलोवेरा है, आंवला है एंड आर्गान है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हेयर फॉलिकल आपका स्ट्रांग रहेगा और एक्टिव फेज में रहेगा तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा और वॉल्यूम आपका मेंटेन रहेगा। उसके अलावा ये थिकर आपका जो बाल हेयर का डायमीटर है उसको मेंटेन रखता है, यानी आपके हेयर जो है थिन नहीं होंगे, पतले नहीं रहेंगे, ब्रेकेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, इजीली फ्रेजाइल टूटेंगे नहीं, क्योंकि केमिकल फ्री है। तो आपको जो है बालों का जो हेयर शेफ्ट है वो भी डैमेज नहीं होगा, रूट्स भी डैमेज नहीं होंगे। और आप इसको वीकली टू आप रेगुलर बेसिस पे भी ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल कंटेंट हैं। शैम्पू यूज़ कैसे करना है ये, उसके अलावा आपको फ्लैग फ्री स्कैल्प से मतलब है कि लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस मैंने बताया था जिसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो परत जम जाती है, उसको बोलते हैं फ्लैक्स, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको क्लीन करने में ये शैम्पू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आप रेगुलर बेसिस, अगर आपको ऐसा कंडीशन है कि पपड़ी जम रही है स्कैल्प पे, मतलब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, लेयर्स में डैंड्रफ है, तो उस कंडीशन में आप डेली बेसिस पे ये हेयर शैम्पू डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस यूज़ करेंगे तो आपको डैंड्रफ क्लियर करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर इस लाइक स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग है, जैसे एक्जिमा में मैंने बताया था, एक्जिमा में ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये शैम्पू करेगा। इसका जो इरिटेटेड स्कैल्प है उसमें एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपको रिलैक्स फील होगा और बालों में बहुत ज़्यादा ईचिंग नहीं होगा। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले बालों को गीला करना है। जितना आपको अमाउंट, आपके लाइक हेयर वॉल्यूम कितना है, कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक जनरस अमाउंट हाथ में लेना है और आपको स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ठीक है। ड्राई बालों में कभी भी शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, पहले बालों को गीला करना है, उसके बाद आपको शैम्पू अप्लाई करना है। शैम्पू कहाँ लगाना है, आपको स्कैल्प पे लगाना है, आपको नीचे बालों पे नहीं लगाना है, आपको स्कैल्प में शैम्पू लगाना है। इसको मसाज करना है 2 to 3 मिनट्स के लिए, जब तक एक अच्छा खासा लेदर क्रिएट झाग नहीं बन जाता तब तक आपको इसको मसाज करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि एक अच्छे से लाइक स्मूथली स्प्रेड हो जाए ऑल ओवर। तो आप इसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हैं शैम्पू को अप्लाई करने के टाइम पे। उसके बाद में आपको 5 मिनट के बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश के लिए आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर यानी कुनकुना पानी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको हेयर वॉश के लिए यूज़ नहीं करना है, इससे आपके हेयर फॉलिकल डैमेज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको हेयर वॉश के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास वैरायटी है शैम्पू में धनराज शैम्पू। ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इसमें अरीठा एंड नीम है। ये कैसे काम करता है, ये आपके बालों को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके बालों का रूट मजबूत रहेगा तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम होगा, ब्रेकेज नहीं होगा, बाल टूटेंगे नहीं, ठीक है। हेयर डैमेज, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लाइक हीट से डैमेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रफ है, हेयर शेड डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करेगा आपको और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा बालों को स्मूथ, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाएगा, जिससे वो आपस में उलझे नहीं और इजीली जब कॉम्ब करेंगे तो आपके बाल इजीली, मतलब लाइक जैसे सीरम वर्क करता है उस तरीके से ये काम करेगा। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको बालों को गीला करना है ऑल ओवर, जैसे मैंने बताया था कि क्लासिक शैम्पू जैसे लगाना है उस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है। जितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है आपके बालों के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, ऑल ओवर स्कैल्प में अप्लाई कीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए आपको जेंटली धीरे धीरे मसाज करना है और फिर ल्यूकवार्म वाटर से उसको धो लेना है। और आप इसको 2 से 3 बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम शैम्पू रिकमेंड करते हैं ट्वाइस इन अ वीक, मीन्स हफ्ते में 2 बार भी अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो इनफ है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर कुछ एक्जिमा या ऐसी स्कैल्प कंडीशन है तब आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका फील्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं और पोल्यूशन में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी शैम्पू डाइल्यूट करके यूज़ करना है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, DSC कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक बहुत ओल्ड रेमेडी, एंशियंट रेमेडी है जो हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ की जाती है।
तो ये क्या करेगा, एक तो डीप हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा, हेयर को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ड्राइनेस को फाइट करने में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा अगर रूखे बेजान बाल हैं तो उनको एक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कि आपके बाल हेल्दी दिखे। एंड अगर इन्फ्लेमेशन है, स्कैल्प में कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, अगर ऑल ओवर बॉडी भी सोरियासिस, एक्जिमा जैसी कंडीशन है, तो कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उससे। अगर आप जैसे सोरियासिस भी है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, ऑल ओवर बॉडी भी इसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट इससे मिलता है और इसके बाद में रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। ईचिंग आपको बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, तो ड्राइनेस और इरिटेशन को ये कम करता है। उसके अलावा स्कार्स हैं, स्ट्रेच मार्क है, रिंकल्स हैं, जैसे मैंने बताया स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ऑल ओवर बॉडी भी इसको यूज़ कर सकते हैं और स्कैल्प में भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर के लिए भी, हेयर में कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग शाइनी और हेल्दी हेयर आपको प्रोवाइड करेगा, डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। ड्राई स्कैल्प अगर बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन है, तो उसको कवर अप करने में, अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और स्प्लिटेंस को कम करेगा, स्प्लिटेंस में जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करेगा। और हेयर अगर ब्रेकेबल है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, डैमेज हेयर है, हेयर शेफ्ट अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं बीच से, फ्रेजाइल हेयर जिसको बोलते हैं, तो उसको भी क्योर करने में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट में, तो अगर इंटरनली अगर हम इसको ऐड करते हैं तो डाइजेशन को भी प्रमोट करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से इंटरनली भी हम कोकोनट ऑयल इनटेक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म पे काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं। स्किन में जैसे मैंने बताया था कि आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉइस्चराइज़र है स्किन कंडीशंस में, एक्जिमा वगैरह है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इरिटेटेड स्किन में, सनबर्न में काफ़ी हेल्पफुल है। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सा ऑयल को आप गरम कर लेंगे कटोरी में लेकर के, और स्कैल्प में इसको मसाज करना है 1 से 2 घंटे के लिए इसको, या फिर ओवरनाइट, ऑल नाइट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जिससे कि एक डीप कंडीशनिंग इफेक्ट आपको आएगा और आपका स्कैल्प का ड्राइनेस शॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके बाद में आप इसको डे आवर्स में शैम्पू में, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो ये हो गया इसको यूज़ करने का तरीका। कैस्टर ऑयल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हेयर फॉल हो चुका है और थिनिंग ऑलरेडी हो चुका है, आपने प्रॉपर टाइम पे ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा आपके बाल ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, तो उस टाइम पे कैस्टर ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं हेयर रीग्रोथ में। ऑलमोस्ट हम अपने हर क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं कैस्टर ऑयल जिनमें ऑलरेडी थिनिंग का प्रॉब्लम डेवलप हो चुका है। तो ये हेयर लॉस को तो प्रिवेंट करता ही है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। आपने देखा होगा इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है, तो मॉइस्चराइजेशन का काम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, ईची है, उसमें ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। हेयर का जो अगर बहुत ज़्यादा थिक पतले 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 बाल हैं जिनका वॉल्यूम अच्छा नहीं है, उनका डायमीटर अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा थिन हेयर है, तो उसको एक वॉल्यूम और थिक हेयर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा उनको स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी बनाएगा, क्योंकि मैंने बताया था हेयर रीग्रोथ में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आपके आईलैशेस बहुत ज़्यादा, आईलैशेस ये जो आईब्रो वाला एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा थिन है, तो इनको भी थिक करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। स्किन कंडीशंस में भी हेल्पफुल है, आपको ईचिंग है तो मॉइस्चराइजेशन का काम करेगा, नरिशमेंट का काम करेगा, ड्राइनेस कम करने में हेल्प करेगा। स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो उसको रिकवर करने का काम करेगा। और अगर ज़्यादा एक्जिमा से बहुत ज़्यादा ईचिंग है, स्कार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने स्क्रैच किया है स्कैल्प में, अगर डैंड्रफ की वजह से ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर स्कार्फ वगैरह कुछ बन गया है तो उनको शॉर्ट आउट करने में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करता है, जैसे मैंने बताया अगर स्कैल्प में इंजरी है, कुछ डैमेज हो गया है, तो वो एक हीलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, जलन है, बर्निंग है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हेयर रीग्रोथ में ये काफ़ी रोल प्ले करता है। इसको यूज़ कैसे करना है, थोड़ा जितना बालों का ऑयल में उसके अकॉर्डिंग आपको ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है क्योंकि काफ़ी थोड़ा स्टिकी होता है इसका कंसिस्टेंसी। और आपको इसको थोड़ा वार्म कर सकते हैं, या फिर वार्म करेंगे तो थोड़ा सा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा थिन होगा वार्म करने के बाद में। इसको अप्लाई करेंगे स्कैल्प पे
ऑल ओवर स्किन इवनली अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट के लिए फिंगर टिप से धीरे धीरे मसाज करना है। अगर आप इसको रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं तो हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा आने वाला है। और विजिबल मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। बाल्डनेस के केसेस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिनका लाइक ऑलमोस्ट वॉल्यूम जा चुका था या फिर कंप्लीटली लाइक पैचेस एलोपेशिया एरियाटा जो मैंने बताया था, ऐसे केसेस में भी कैस्टर ऑयल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। तो इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे, जिनको मैसिव हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप इसको लगाने के बाद पूरा रात वैसे ही छोड़ सकते हैं और उसके बाद में मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। थोड़ा स्टिकी होता है, तो अगर आप ऐसे ही लगा के बाहर जाएंगे तो जो बाहर का पॉल्यूशन है वो फिर इसके कांटेक्ट में आएगा। तो बेटर है कि आप जब पूरा रात इसको लगा के रखें, लेकिन बाहर जाने के पहले वॉश करके आप शैम्पू यूज़ करें और उसके बाद में वॉशअप करके ही बाहर जाएं। अब हम बात करेंगे इंटेंस रिपेयर कंडीशनर। सिर्फ हमको कोई भी शैम्पू हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद में लाइक कंडीशनर यूज़ करना मस्ट है। कंडीशनर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर मैनेजेबल रहेंगे, इजीली टेंगल्ड मतलब उलझेंगे नहीं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है हेयर्स को, ठीक है, और नेचुरल साइन प्रोवाइड करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं हीट ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से, तो कंडीशनर मस्ट है। वैसे भी अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो भी आपको कंडीशनर शैम्पू के बाद अप्लाई करना है। कंडीशनर कब अप्लाई करना है? जस्ट आफ्टर शैम्पू। आपने शैम्पू किया उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगी आपको। फ्रीज को कंट्रोल करेगा, यानी बहुत ज़्यादा लाइक बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं उन क्लियर करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा बालों को सॉफ्ट, सिल्की और मैनेजेबल बनाए रखेगा ताकि आपका हेयर लॉस कम हो। अगर बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो उसकी वजह से भी उनको कॉम करके क्लियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ब्रैकेज को कम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा बाल हेयर आपके ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। हेयर शेफ्ट को रिपेयर करेगा और आपका बाल जो है स्मूथ, सिल्की, शाइनी रहेगा। इसको यूज़ कैसे करना है? बालों को लाइक शैम्पू के बाद में, जैसे पहले शैम्पू कर लिया, उसके बाद में कंडीशनर अप्लाई करने के लिए आपको बालों को थोड़ा गीला करना है। आपको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, आपको लाइक मिड लेंथ यानी थोड़ा सा जो आपका स्कैल्प है ना करते हुए बालों पे। शैम्पू को मैंने बताया था कि स्कैल्प में अप्लाई करें, लेकिन कंडीशनर आपको स्कैल्प पे नहीं, आपको जो शेफ वाला एरिया, जो हेयर का जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके ऑल ओवर लाइक नीचे तक के इसको आपको लगाना है, पूरा लेंथ में लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। 5 to 10 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं कंडीशनर को, और उसके बाद आपको अच्छे से हेयर वॉश कर लेना है। अगर आप इसको रेगुलरली आफ्टर शैम्पू यूज़ करते हैं कंडीशनर को, तो आपके बाल उलझेंगे नहीं और आपके बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी रहेंगे। और बाल उलझेंगे नहीं तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं धन्वंतरी हेल्थ केयर में, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं हेयर फॉल कंट्रोल करने में। इसके साथ आप डायग्नोस करके और अदर अंडरलाइंग कॉजेज जो है, जैसे मैंने बताया थायराइड है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप हेयर फॉल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, आपके क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहेंगे। और हम ये उन लोगों को भी दे सकते हैं ये प्रोडक्ट जिनको ऑलरेडी हेयर फॉल नहीं है, नॉर्मली भी हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो हमारा अच्छा खासा वॉल्यूम हम मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी हेयर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।